का फैसला दिया। पुलिस वाले आर्टिकल 19 के बारे में जानकार नहीं है। आर्टिकल 19 क्या है? संविधान का जो आर्टिकल 19 है ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और पुलिस के पास इस तरह के आर्टिकल के तहत कार्यक्रमों को इनकार करने का पुलिस के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बॉम्बे में आवाज नहीं आ रहा है। हिंदू सेना के द्वारा एक आक्रोश मोर्चा निकाला गया। आप लोगों को याद होगा, आप लोग इसी इलाके के आसपास के रहने वाले हो, तो मुस्लिम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि ये आक्रोश मोर्चा जो है हिंदू सेना का, ये मुसलमानों के विरोध में घृणा फैलाने का काम कर रहा है, इसको रोका जाए। जब आप लोगों ने देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो हेट स्पीच है वो करने के लिए हिंदू सेना के लोगों पर पाबंदी लगाई जाती है और आक्रोश मोर्चा निकालने की इजाजत दी जाती है। अलग हे आपल्या पोलिसांना हे कळलं पाहिजे की सुप्रीम कोर्ट सुद्धा तो पुलिस वाले ऐसा क्यों करते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। और ये सोचने में मेरे अध्ययन में मेरी जो जानकारी आई है वो ये कि राजनीतिक नेता उनको ऐसा करने के लिए कहते हैं और पुलिस वाले संविधान के विरोध में जाकर संगठनों को कार्यक्रम करने के लिए अनुमति नकार देते हैं। एक कारण मेरे पास उसके सबूत है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि पुलिस वालों के पास संविधान का आर्टिकल 19 उसकी जानकारी नहीं, उनका ज्ञान ही नहीं। पुलिस वालों को ये क्या है आर्टिकल 19? ये फंडामेंटल राइट है। तो मैं महाराष्ट्र सरकार को और केंद्र सरकार को यह अनुरोध करता हूं, किसी भी पुलिस को जब तक 6 महीने का फंडामेंटल राइट का कोर्स पास नहीं करता, पुलिस वालों को नौकरी नहीं देनी। जब तक कोई पुलिस वाला एक फंडामेंटल राइट जो संविधान पे है उसका 6 महीने का कोर्स जब तक पुलिस वाला पास नहीं करता है, उसकी नौकरी देनी नहीं चाहिए। दी तो कंफर्म नहीं करनी, क्योंकि संवैधानिक जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, सारे किसी के बाप का दिया हुआ है क्या है? ये किसी के बाप का दिया हुआ है? जैसे मैं बोल रहा हूं, ये मेरे कंठ में आवाज, ये किसी का बाप का दिया हुआ है? रोकने के लिए ये संविधान का फंडामेंटल राइट जो है, ये भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। राइट और फंडामेंटल राइट में क्या फर्क होता है? एक राइट होता है, एक फंडामेंटल राइट होता है। अब एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लिव, जीने का अधिकार, ये पुलिस का दिया है। ये जीने का अधिकार ये पुलिस का दिया हुआ है हमको अधिकार। तो ये समझदारी सरकार की है कि पुलिस वालों को ट्रेनिंग दे। अभी तो मैं यहां बोल रहा हूं, अभी होम मिनिस्टर को और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहा हूं, लिखित रूप से एक ट्रेनिंग दिया गया पुलिस वालों को। ये कोई साधारण अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 19 के तहत ये काम, ये कार्यक्रम होता है। और इसलिए जब कन्याकुमारी के पुलिस वालों ने हमें कार्यक्रम करने के लिए मना किया, तो मद्रास हाईकोर्ट में गए। मद्रास हाईकोर्ट ने उसको इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। ये तो अधिकार ही नहीं है। और 72 घंटे में परमिशन देने का ऑर्डर दिया। मैं आप
आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि मैं एक काम करने का मेरा तरीका है वो है संविधान के दायरे के बाहर जाकर मैं काम नहीं करता। कानून और संविधान के दायरे के अंदर रहकर काम करने का मेरा तरीका है। यदि मेरे काम को किसी ने भी रोक लगाने की कोशिश की तो मैं किसी की नहीं सुनता। पुलिस की तो बिल्कुल ही नहीं सुनता। तो मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक भी जा चुका हूं। तो अब खुशी की बात है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हमारे फेवर में। मेरे पास ऑल इंडिया में वकीलों का संगठन है, वकीलों का नेशनल लेवल का संगठन है। वकीलों को मुझे एक नया पैसा नहीं देना पड़ता। वकील सोई में चंदा लेता। थोड़ा आप लोगों को मालूमात हो, मैं वकीलों से एक नया पैसा नहीं देता, वकील सोई चंदा लेता। क्यों? मैं टाटा बिरला अंबानी से थोड़ी पैसा लेता। तो सुप्रीम कोर्ट में जो बड़े वकील है वो भी वहां हमारे लिए मुफ्त में खड़े हो जाते। क्यों? तो न्याय की बात है, न्याय की बात है, संवैधानिक मौलिक अधिकार की बात है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ईवीएम मशीन जो है इसके विरोध में हमने ये जागरण अभियान चलाया और ये दूसरा परिवर्तन यात्रा का काम हमने शुरू किया। और ये दूसरा परिवर्तन यात्रा जो है अभी अलग अलग राज्यों में ये सारे देश भर में 21 फरवरी 2023 से 21 फरवरी 2024 तक 365 दिन मैं सड़कों पर हूं डेली। ये डेली कार्यक्रम हो सारे देश भर 31 राज्यों के 567 जिलों में हमारा संगठन है। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने मुझे वहां कार्यक्रम करने के लिए अनुमति नहीं दी। जैसे उन्होंने कहा सारे उसकी बाप की सरकार है, उसका बाप का सब भारत है, बीजेपी वालों को ऐसा लगता है। तो मैंने ये निर्णय किया कि ये जो बीजेपी वाले हरियाणा वाले इसके माए बाप कौन है? तो इसके माए बाप आरएसएस वाले। ये आरएसएस की पैदाइश है ना, ये बीजेपी के मुख्यमंत्री जो है ये आरएसएस की पैदाइश है। तो मैंने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 6 अक्टूबर को 3.5 लाख लोगों का मौका लिया। तो आप लोगों ने अभी भी रिकॉर्ड में है, सोशल मीडिया में देख लें। और नागपुर से लेकर अकोला तक 200-250 किलोमीटर तक हमारी गाड़ियों को पुलिस वाले ने रोका, आने तक नहीं दिया। फडणवीस 2 कैबिनेट मिनिस्टर को लेकर नागपुर में हमारे कार्यक्रम को रोकने के लिए वहां बैठा हुआ था, कुछ नहीं कर पाया। और फडणवीस ने नागपुर के पुलिस कमिश्नर को मेरे पास भेजा। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि पुलिस कमिश्नर मेरे को मिलने को क्यों है। पुलिस कमिश्नर चाहे तो इंस्पेक्टर को टेलीफोन करके कह सकता था कि वामन पेशवान को गाड़ी में डालो और कमिश्नर ऑफिस में ले आओ। इतनी अथॉरिटी तो पुलिस कमिश्नर के पास होती है। तो पुलिस कमिश्नर ही मुझे पुलिस चौकी में मिलने के लिए क्यों आया? तो छानबीन करने के बाद पता चला कि होम मिनिस्टर ने उसको ऑर्डर दिया कि वामन पेशवान को पुलिस चौकी में वहां जाओ मिलो। तो वो वहां मिलने के लिए आया, मुझे बुलाया और कमिश्नर ने कहा 3.5 लाख लोग मैदान में खड़े। तो इधर मेरे पास है 200 पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों ने क्या, इतना कमिश्नर डरा हुआ है। 200 पुलिस नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेके आया। मेरी पुलिस चौकी से बाहर देखा रहे
पैरामिलिट्री फोर्सेस को क्यों लेते? तो इंस्पेक्टर बोला आप लोगों ने सारा नागपुर घेर लिया, तो फिर पुलिस कमिश्नर क्या करेगा? पैरामिलिट्री फोर्सेस लेकर नहीं आएगा तो क्या करेगा? अरे समझ में आ रहा? तो वो पुलिस कमिश्नर ने मुझे पूछा आपका अब आगे क्या इरादा है? तो 3.5 लाख लोग मैदान में खड़े थे। गोली चलाना चाहिए था ना कमिश्नर को, गोली चलाना चाहिए था। तो उनको ये भी मालूम था कि ये तो कोई हिंसा कर नहीं रहे। वो आए काले रंग की 4 व्हीलर गाड़ी, सारे लोगों के भीड़ में फंसी हुई। एक आरएसएस के आदमी ने हमारे लोगों को कहा अरे ये गाड़ी जलाओ जलाओ जलाओ। तो हमारे लोगों ने जलाने का तो छोड़ो, ये जलाओ जलाओ कहने वाला जो आरएसएस का कार्यकर्ता था उसी का वीडियो बनाया। और हमारे लोगों ने शांति का और कानून और संविधान के दायरे का जो प्रशिक्षण हमने दिया हुआ है कि आर्टिकल 19 के तहत हमें आंदोलन करने का अधिकार है, हिंसा करने का अधिकार बराबर है। हमें आंदोलन करने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, हिंसा करने का अधिकार नहीं है। यही हम करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। तो मैंने पुलिस कमिश्नर को कहा अरे आपको वो लोग कंट्रोल नहीं हो रहे, 8,500 पुलिस आपने बुलाई है, 8,500 पुलिस कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप मेरे पास आ गए। अब आगे क्या इरादा है? अरे इधर आपने मुझे डिटेन करके रखा, पूछ रहे हो क्या इरादा है? ये बात नहीं मैंने कहा भाई को है? इधर पुलिस स्टेशन में मुझे डिटेन करके रखा, वो लोग तुम्हारी सुन नहीं रहे। कहा कि नहीं एक वीडियो बना के दो। क्यों तुम्हारी नहीं सुन रहे? कमिश्नर क्या बोला आप एक वीडियो बना के दो। तुमने कहा अब तुम्हारी नहीं सुन रहे हो, नहीं सुनते तो गोली मारो। मेरे को वीडियो बनाने के लिए क्यों बोले? नहीं नहीं संविधान और कानून के दायरे में रहकर आंदोलन करो। मैंने कहा मेरे लोगों ने कोई हिंसा किया? तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि हम लोग हरियाणा की गवर्नमेंट हमारे आर्टिकल 19 के तहत कार्यक्रम करने से रोका, तो ये आरएसएस की औलाद जो है मुख्यमंत्री वहां है, उसके माए बाप जो है आरएसएस के लोग नागपुर में बैठते हैं ना, उनको पकड़ने के लिए गया वहां। फडणवीस ने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मैसेज दिया ये बहुत लाखों संख्या में लोग हैं और ये नियंत्रण के बाहर है, ये कभी भी आरएसएस के हेडक्वार्टर पर आ सकते हैं। आप लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लात लगाओ और भागो। तो आरएसएस के हेडक्वार्टर के लोग उस दिन लॉक लगाकर भाग गए। हरियाणा की सरकार के जो चलाने वाले लोग हैं उनके माए बाप जो है ना वहां उनकी गच्ची पकड़ने के लिए गए थे। सारे बच्चों को क्या पकड़ने का? पहले बाप को पकड़ो, बच्चे तो अपने आप जमानत के लिए आ जाए। एक बहुत पुरानी कहानी नहीं बता रहा हूं, 6 अक्टूबर की बात है, ये 22 की। मैं इसलिए आप लोगों को ये बता रहा हूं कानून और संविधान के अंदर रहकर हम काम करेंगे और किसी ने भी रोकने की कोशिश की किसी की भी नहीं सुनेंगे। और पुलिस वालों की तो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। यदि वो हमारे आर्टिकल 19 का उल्लंघन करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। और ये बात मैं रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, पुलिस वाले रिकॉर्ड करते कि नहीं करते मालूम नहीं है, तो मैं खुद ही रिकॉर्ड में बोल रहा हूं। मैं कानून और संविधान जानता हूं अच्छी तरह से।
मैं खुद रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, पुलिस वालों को रिकॉर्ड चाहिए तो मैं ही दे दूंगा। 47 साल से हम लोग सारे देश भर में लड़ रहे हैं भाई। ये 567 दिनों में झगड़ रहे हैं। छोटा बड़ा बच्चों का खेल नहीं कर रहे, पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। तो ये आंदोलन हम लोग अभी ईवीएम मशीन के विरोध में चल रहे हैं। और ये जो ईवीएम मशीन के विरोध में हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट में लिखा, प्यारा नंबर 29 में लिखा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। तो तुम और हमको क्या अधिकार है हो सकता कहने का? सुप्रीम कोर्ट कह रही ना। चुनाव आयोग तो कह ही रहा था कि घोटाला नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने वहां बहस किया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील की बात को नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए इस मशीन को एक और मशीन लगानी होगी। उस मशीन का नाम है पेपर ट्रेल। पेपर ट्रेल मशीन लगाने का ऑर्डर दिया। पेपर ट्रेल मशीन क्या है और क्यों दिया और क्या ऑर्डर कहता है सुप्रीम कोर्ट? ईवीएम मशीन में आप वोट डालते हो। पहले बैलेट पेपर होता, बैलेट पेपर होता, तो आप लोग क्या करते थे? पहले जब आप चुनाव जहां होता था तो आप लोग जाते थे, जहां बूथ है ना वहां जाते थे। तो बूथ के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे, तो आप लोग बैलेट पेपर लेते थे और लेने के बाद आप देखते थे। पहले ऐसा होता था, देखते थे और देखते थे, क्या देखते थे? कैंडिडेट का नाम और कैंडिडेट का चुनाव निशान है। तो कैंडिडेट के चुनाव निशान में आप देखते गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता। एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए, सवाल मेरे समझने का नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। एग्जाम्पल है। तो सोचता है किसको बोलते हैं, किसको उसके, किसको चलो इसके बाद कुत्ते को देते। तो वो शाही होती थी ना, हाँ लग गया और फिर कुत्ते को ऐसा, हाँ बराबर लग गया। करते थे ना, जो रियल है वो बता रहा हूं। हाँ बराबर लग गया, सही जगह पर लग गया। फिर ऐसा फोल्ड करके, ऐसा फोल्ड करके आप इसको फोल्ड करते थे और फोल्ड करने के बाद बैलेट बॉक्स में डालते थे। जाने का देख के फिर उसको डालने के बाद ही निश्चिंत होकर, गारंटी से निश्चिंत होकर, मेरा वोट हो गया है। ऐसा होता था। अब देखो ईवीएम में क्या होता है, मतलब आपको कंपेरेटिव बता रहा हूं। ईवीएम में क्या होता है? अब आप बटन दबाते हो, है? बटन दबाते हो, बटन दबाने के बाद तो बैलेट पेपर में तो आप उसे देखते थे। अब आप बटन दबाते हो, इसको वोट गया ऐसा दिखाई देता, अरे कहा गया भाई? तो
तो जो चुनाव आयोग का बाबू है वो हो गया, हो गया, हाँ हो गया। जाओ, वो इधर जाता, अरे इधर नहीं, इधर जाओ, इधर रास्ता है, उधर है। तो आंखों से दिखाई नहीं देना, ईवीएम मशीन ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है, एविडेंस था। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को कहा कि ईवीएम मशीन ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है, आर पार दिखाई नहीं देता। ईवीएम मशीन में वोट चला जाता है, ईवीएम मशीन में जाने के बाद उसका क्या होता है किसी को पता नहीं चलता। वो मशीन में जाने के बाद किसी और पार्टी के नाम पर जमा हो रहा है या जिसको उसने वोट दिया उसी के नाम पर जमा हो रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं। बैलेट पेपर में क्या होता था? बैलेट पेपर में आप आंखों से देखते थे, अपने चॉइस पर ठप्पा लगाते थे, अपने हाथ से फोल्ड करते थे, अपने हाथ से डालते थे और 200% इंश्योर करते थे मैंने जिसको वोट दिया उसी के नाम पर जमा हो गया है। और फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो रिकाउंटिंग का भी कानून था। अगर कोई कैंडिडेट चुनाव हार गया तो वो कहता था कलेक्टर को कि मुझे ये रिजल्ट मंजूर नहीं है, रिकाउंटिंग किया जाए। रिकाउंटिंग होता था, रिकाउंटिंग 100% होता था और कभी कभी हारा हुआ कैंडिडेट जीत जाता है ना। अभी पता है ना आप लोगों को, ये रिकॉर्डेड बातें चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के आधार पर बोल रहा हूँ, काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बोल रहा हूँ। जब से ईवीएम आई कभी हारा हुआ आदमी जीता ही नहीं। बैलेट पेपर में हारा हुआ आदमी कभी कभी जीत जाता था। जब से ईवीएम आई, ईवीएम के बाद हारा हुआ आदमी कभी जीता ही नहीं। अरे इससे कैसे हो गया भाई? ऐसे कैसे दुनिया बदल गई? कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं, चुनाव आयोग के पास कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं। इसलिए रिकाउंटिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ईवीएम मशीन में जो वोट जाएगा तो पेपर ट्रेल मशीन में जब वोट आप करोगे उसके बाद, अभी क्या हो रहा है, अभी चेंज हो गया। अभी आप वोट डालते हो, अब केवल ईवीएम मशीन में नहीं जाता, अब पेपर ट्रेल में भी जाता है। अब 2 जगह वोट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो आंखों से दिखाई नहीं देता, एक पेपर ट्रेल का कागज का टुकड़ा स्टैंप लगा हुआ, वो कागज का टुकड़ा बाहर आके गिर जाता है बैलेट बॉक्स में, वो फिजिकल एविडेंस होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कभी कोई फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल एविडेंस नहीं होता था और जिस मशीन में फिजिकल एविडेंस नहीं होता था उसका कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं। कितने लोगों को समझ में आता है? फिजिकल एविडेंस ही नहीं है तो फिजिकल वेरिफिकेशन कहां से होगा? अरे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए फिजिकल एविडेंस होना चाहिए। फिजिकल एविडेंस होगा तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल एविडेंस ही नहीं है तो फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होगा? अगर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा तो कांग्रेस का वोट बीजेपी में जमा हो रहा है, बीजेपी का वोट कांग्रेस में जमा हो रहा है, वेरीफाई कैसे करे? कैसे करे? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया। पेपर ट्रेल मशीन से क्या होता है? अब 2 जगह वोट पड़ते हैं, एक जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, एक जगह पेपर ट्रेल में। पेपर ट्रेल में कागज होता है, जो कैंडिडेट हार जाएगा अगर उसको मंजूर नहीं है तो वो एप्लीकेशन करेगा कलेक्टर के पास कि मुझे पेपर ट्रेल मशीन के कागजों की रिकाउंटिंग करनी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, करना होगा। रिकाउंटिंग का मतलब है 100%। हो गया? आगे ये ऑर्डर है 8 अक्टूबर 2013। ये अखबार में खबर आनी चाहिए था। 9 अक्टूबर 2013 के अखबार
में खबर आनी चाहिए थी। हाँ? कोई खबर नहीं आई, किसी मीडिया ने खबर नहीं दी। अरे फ्रंट पेज पर खबर देने वाली थी, पिछवाड़े अखबार के पिछवाड़े में भी नहीं छापा। इसलिए किसी एमएलए को मालूम नहीं, किसी एमपी को मालूम नहीं। वो ये कहते ये ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। अरे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई हो सकती है, तेरे पास अथॉरिटी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल, सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशनल। उसने वेरीफाई किया और वेरिफिकेशन के आधार पर कहा हो सकती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो तेरे नहीं हो सकती। गधे की औलाद है? नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। कितने लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ ऑर्डर एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कानून का दर्जा हासिल है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देश में कानून का दर्जा हासिल है। वो कानून है, लॉ ऑफ द लैंड है, मानना होगा, बंधन कारक है, नहीं तो अपराध हो सकता है, नहीं मानोगे। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि ईवीएम में घोटाला हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है, उसको दूर करने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाया। पेपर ट्रेल मशीन इस बात का फिजिकल एविडेंस है कि ईवीएम में घोटाला हो सकता है। हो गया ऑर्डर। देखो कितनी भयानक बातें हैं, मैं आपको और आगे बताता हूं। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। मई 2014 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था, याद आ रहा है आप लोगों को? मैं तो बदमाशों के पीछे लगा हुआ, इसे तारीख बार जानता हूं। मैं डेली साले के बदमाशों के पीछे लगा हुआ, तो मैं साल और तारीखों की सारी बातें मुझे नहीं देखनी पड़ती। तो 2014 मई महीने में लोकसभा का चुनाव था। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए पेपर ट्रेल मशीन लगाए। अभी समझ लो कितनी भयंकर बात है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के विरोध में पेपर ट्रेल मशीन लगाया ही नहीं। हो गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में चुनाव आयोग ने काम किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का मतलब है चुनाव आयोग ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, न्यायपालिका की बेअदबी करने का काम किया। अरे समझ में आ रहा है आप लोगों के? न्यायपालिका की चुनाव आयोग ने बेअदबी की, मैं सुप्रीम कोर्ट लेके गया। ये न्यायपालिका की चुनाव आयोग ने बेअदबी की, सुप्रीम कोर्ट लेके गया। सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्याय चुनाव आयोग का वकील खड़ा हो गया और वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जज को, चीफ जस्टिस को कहा, क्या कहा? जज साहब, ये वामन मेश्राम जो है ना, ऐसे ऐसे लेटर लिखता है, ऐसे ऐसे लेटर लिखता है, ऐसे ऐसे लेटर लिखता है। जज ने पूछा कैसे कैसे लिखता है? तो वकील चुनाव आयोग का कहा, जज साहब पढ़ के सुनाओ। तो जज ने कहा बताओ बताओ पढ़ के सुनाओ। तो सारे लेटर तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को पहले ही दिया था, सारे केस में मैंने पहले ही लिख के दिया, तो जज को पहले ही मालूम है। तो वो पढ़ने लगा। तो जज ने चुनाव आयोग के वकील को पूछा, वामन मेश्राम वो लेटर में यही कह रहा था कि 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उस पर चुनाव आयोग ने अमल नहीं किया, यही ना कह रहा है? यही कह रहा है? गलत कहा कह रहा है वो। जज ने चुनाव आयोग के वकील को उधर पूछा, बता गलत क्या है?
चुप हो गए। चुनाव आयोग का वकील सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इशू कर दिया, 2019 के लोकसभा चुनाव में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। हमने ऑर्डर देने के बाद भी आपने नहीं लगाया, बेअदबी है। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पावर है। उसके आए तो जो चुनाव आयोग का कमिश्नर है ना, उसको डायरेक्ट जेल में भेजने का ऑर्डर दे सकते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इतना कहा नहीं, 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाओ 2019 के चुनाव में। अब जब 2019 के चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन लगाने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में दिया, मेरे फेवर में दिया, नरेंद्र मोदी तो 2014 के चुनाव में घोटाला करके प्रधानमंत्री बना था। तो मैंने उस समय भी कहा था और चुनौती देकर कहा कि नरेंद्र मोदी को मेरी चुनौती है कि तुम घोटाले से बने हुए प्रधानमंत्री हो और तुमको बुरा लगता है तो मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल करके देख ले, फिर मैं प्रूव करता हूं। उस समय का भी मेरे पास रिकॉर्ड है। तो मैंने साथियों, नरेंद्र मोदी को मालूम था कि यदि पेपर ट्रेल मशीन अगर सुप्रीम कोर्ट में 2019 के चुनाव में लगाया गया तो 2019 का लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकते। 2014 का तो इसलिए चुनाव जीता क्योंकि पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया गया। अरे कांग्रेस के साथ बीजेपी का समझौता था। क्या समझौता था कि 2004-2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और जीवीएल नरसिम्हा राव ने सारा डाटा कलेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट लेकर गए कि कांग्रेस ने 2004-2009 में घोटाला करके चुनाव ईवीएम में किया। तो ये जो केस लेकर गए, उस संदर्भ में जो केस लेकर गए थे, उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। तो जब केस लेकर गए तो कांग्रेस के लोगों ने आरएसएस के लोगों से संपर्क किया कि लाल कृष्ण आडवाणी ईवीएम मशीन के विरोध में देशव्यापी रथ यात्रा निकालने वाले हैं और बीजेपी के लोगों को आडवाणी के अलावा जेटली, सुषमा स्वराज, इनको कांग्रेस के लोगों ने कहा कि आडवाणी जी को रोको। आडवाणी जी कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है, उसको नहीं रोका जा सकता। इसलिए कांग्रेस के लोगों ने आरएसएस से संपर्क किया और आरएसएस के लोगों को कहा कि आडवाणी जी को नहीं रोका गया तो सारे देश भर में कांग्रेस के दफ्तरों में आग लगेगी और देश खतरे में पड़ जाएगा। तो आप तो देशभक्त लोग हो, आरएसएस के लोग, देश को तो खतरे में नहीं डालना चाहोगे। तो आरएसएस ने कहा नहीं, देश को खतरे में नहीं डाले। क्या करना होगा कि आडवाणी को रोकना। चलो ठीक है, रोकते हैं, हमें क्या फायदा होगा। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा हमें क्या फायदा होगा, चलो ठीक है रोक दे, क्या फायदा होगा। कांग्रेस ने आरएसएस को कहा कि जैसे 2004 और 2009 का चुनाव हमने घोटाला करके जीता, आप 2014 का जीतो, सरकार हमारी है। 2014 मई तक तुमको चुनाव जितवाने तक हमारी सरकार है, तुमको जितवा देंगे। तो आरएसएस ने कांग्रेस को कहा कि आपने तो 2 बार घोटाला करके चुनाव जीता और आप हमको कई बार घोटाला चुनाव करने की बात बोल रहे। कांग्रेस ने आरएसएस को कहा नहीं, हम समझ रहे थे कि आप सज्जन लोग हैं, आरएसएस के लोग राष्ट्रवादी लोग हो, सज्जन लोग हो, तो
कांग्रेसी लोग 2 नंबरी लोग, मगर आप तो राष्ट्रवादी लोग, देशभक्त लोग हो, आप घोटाला करके चुनाव जीतना चाहते हो। तो हमने सोचा शायद एक ही बार आप मानेंगे, और इसे नहीं, बराबरी का सौदा होना चाहिए। 2 बार आपने घोटाला करके चुनाव जीता, 2 बार हमको मौका मिलना चाहिए। रिकॉर्ड में बोल रहा हूं ना, कांग्रेस बीजेपी के रिकॉर्ड में बोल रहा हूं। कांग्रेस बीजेपी के लोग मुझे दाखिल करें एफआईआर, बोल रहा हूं ना, चुनौती देकर बोल रहा हूं। और अभी नहीं, बहुत सालों से बोल रहा हूं, सारे देश भर में बोला। तो मेरे पास, मैं तो बगैर सबूतों के कोई बात करता नहीं हूं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये बात समझा रहा हूं कि 2 बार घोटाला करके चुनाव जीतने का समझौता हुआ, और इसके तहत 2014 में कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन दिया। 2019 में मामला आया तो मैंने टांग अड़ा दी, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले आया, पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। पेपर ट्रेल मशीन लगाने का ऑर्डर आते ही नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को संपर्क किया, ये तो पेपर ट्रेल मशीन का ऑर्डर है, अब तो मैं चुनाव नहीं जीत सकता, क्योंकि ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीतना है, पेपर ट्रेल घोटाला पकड़ लेगा। तो आप हमारी मदद करो। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को, अरे आप प्रधानमंत्री हो भाई, आपके पास पावर है, कर लो। कि नहीं, वामन में इस्लाम ने टांग अड़ाया, उसकी टांग गांधी की सिंगल हड्डी वाली टांग थोड़ी है, तो बहुत मजबूत टांग है। तो गांधी की जो सिंगल हड्डी वाली टांग है ना, वो सिंगल हड्डी वाली टांग नहीं है, वो बहुत मजबूत टांग है, वो इतना आसान नहीं है। तो इसलिए आपको हमारा साथ देना होगा। तो कांग्रेस ने फरवरी 2019, ध्यान देखो तारीखों के साथ बोल रहा हूं, फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया, और उसका वकील था अभिषेक मनु संघवी। अभी शिवसेना का और इसका बहस चल रही, उसमें भी अभिषेक मनु संघवी है ना, अखबारों में पढ़ रहे होंगे ना। तो अभिषेक मनु संघवी ने फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। तो हमारी केस तो थी, हम भी थे उधर सुप्रीम कोर्ट में। और केस में क्या लिखा कांग्रेस ने लिखा, पेपर ट्रेल मशीन में जो कागज का वोट है, उस कागज के वोट के 50% वोट और ईवीएम मशीन के वोट के साथ मिलान करना होगा, मैच करना होगा। मैच करने की डिमांड की। हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अरे 2017 को, 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर दिया, तुम 50% की मांग कर रहे हो। पहले से 100% का ऑर्डर है, रिकाउंटिंग का ऑर्डर है, तो तुम 50% की मांग क्यों कर रहे हो? समझ में आ रहा है? ये सारा डॉक्यूमेंट्री है, नहीं कह रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री है। चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस गोगोई, रंजन गोगोई। रंजन गोगोई के ऊपर एक औरत ने, मेरा फैसला होने की पहले की बात, रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे, उस पर आरोप लगाया कि जस्टिस ने मेरा विनय भंग किया। ओके, फंस गया फैसला देने वाला जज, फंस गया। जस्टिस बोबड़े जो बाद में चीफ जस्टिस बने, उसके नेतृत्व में 7 जज का बेंच बैठा सुप्रीम कोर्ट में, और उसने फैसला दिया रंजन गोगोई निर्दोष। ठीक है, रंजन गोगोई निर्दोष। ये बोबड़े कौन है? उसका दादा आरएसएस के वकील विंग का ऑल इंडिया का संस्थापक अध्यक्ष।
तो किसी ने मुझे पूछा, अरे आपको दादा तक, अरे मैंने कहा परदादा तक कुंडली रखता हूं मैं, दादा के भी आगे। उसका दादा आरएसएस का वकील उनका ऑल इंडिया का हेड था, उसका पोता रंजन गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया। जस्टिस पटनायक के नेतृत्व में उस औरत की इंक्वायरी करने का ऑर्डर दिया। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को निर्दोष छोड़ दिया। दुनिया के जुडिशियल हिस्ट्री में आरोप करने वाला भी निर्दोष और आरोपी भी निर्दोष, साला ऐसा तो कहीं हुआ ही नहीं दुनिया में। आरोपी भी निर्दोष और आरोप करने वाला भी निर्दोष। जबकि ये खबर मैंने सुनी, फौरी समझ में आ गया पर्दे के पीछे खिचड़ी पक गई। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 50% जो कांग्रेस ने डिमांड किया था मिलान करने का, 1% का ऑर्डर दिया और 1% में चोरों को पकड़ो। मेरे पास ऑर्डर था 100% में पकड़ने का। मेरा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 100% रिकाउंटिंग होगा तो चोर को साला 200% पकड़ा ही जाएगा। 1% का ऑर्डर दिया जस्टिस गोगोई ने। नाम के साथ बोल रहा हूं, चीफ जस्टिस रिटायर्ड, छोटी मोटी अवधि नहीं, नाम लेके बोल रहा हूं। चीफ जस्टिस रिटायर्ड ने एक काम किया और बाद में रिटायर हो गया। आरएसएस बीजेपी ने उसको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। हाँ भाई, है पता है, जिस रंजन गोगोई ने आरएसएस बीजेपी को मदद करने वाला फैसला दिया, उस रंजन गोगोई को आरएसएस बीजेपी ने राज्यसभा का मेंबर बनाया। औकात है वामन मेहसाम से भिड़ने की? है? अरे हम तो फकीर है, हमारा क्या कर लेगा कोई? नरेंद्र मोदी कहता मैं फकीर हूं। अरे हम ये जो ड्रेस देख रहे हो ना, ये भी लोगों का दिया हुआ। तो हमारे घर में क्या मिलेगा? नरेंद्र मोदी को सीबीआई लगाए तो ईडी लगाए, ये शर्ट पैंट अंडरवियर ये भी सारा लोगों का दिया हुआ है। ईडी लगा सकता है मेरे खिलाफ। कुछ लोग बोलते मैं समझे आप इतना बोलते हो, आपके खिलाफ नरेंद्र मोदी कुछ ईडी नहीं लगा रहा है, सीबीआई ने लगाया, पुलिस वाला ने लगाया। फकीरों के पास कुछ मिलता है? तो मैं इसलिए करता हूं, लड़ने के लिए ईमानदारी चाहिए ना, योग्यता चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, समझाने का प्रयास करता है, पूरा क्रोनोलॉजी समझा रहा। उसके बाद में वो निर्णय आए। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को कितनी हैरान करने वाली बात है कि एक समस्या है, उसके समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है पेपर ट्रेल मशीन और रिकाउंटिंग का, तो उसी समस्या का समाधान करने के लिए दूसरा ऑर्डर देने की क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट को? बाकायदा ऑर्डर है, एक समस्या है, उसका समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, दोबारा ऑर्डर देने की क्या जरूरत थी? दोबारा मिलान का ऑर्डर दिया, चुनाव हुआ, घोटाले से दोबारा चुनाव लड़ा गया, जीता गया नरेंद्र मोदी। सितंबर माह में पेपर ट्रेल मशीन की कागज के चिट्ठी वाली जो मशीनें हैं, चुनाव आयोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया। 1% से भी डर रहे वामन मेश्राम को साले देशद्रोह में फांसी पर चढ़ा देगा चुनाव कमिश्नर को। उनको ये डर लग रहा था कि कई ये मशीनों को सीज करने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से वामन मेश्राम ना ले आए कि सीज किया जाए और उसकी रिकाउंटिंग किया जाए। कानून तो मैं जानता हूं ना,